मौजूद है इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और अभी नई दिल्ली से पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी चुनावी दावेदारी ठोक चुके हैं अनजान आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी के सामने। तो सर से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार का जो समीकरण है वो रहेगा और क्या कुछ है जो इस बार खास होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से नई दिल्ली विधानसभा के और दिल्ली विधानसभा के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं सभी जो हमारे वोटर्स हैं उसको धन्यवाद दूंगा कि वो इस बार बड़े सचेत होकर वोट करें। नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव हमेशा से दिल्ली की राजनीति में बहुत अहमियत रखता है और नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसने हमेशा एक सीएम कैंडिडेट दिया है, तो ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। लेकिन क्योंकि हम लोगों का नाम अपने पार्टी का अनजान आदमी पार्टी, ये उन लोगों को काम करने वाली पार्टी है जो लोग वाकई में अनजान बना दिए जाते हैं। इलेक्शंस के बाद 4.5 साल तक ये वाकई में अनजान होते हैं। ये अनजान कौन लोग होते हैं? ये वो अनजान लोग हैं जिन्होंने चुनाव जिताकर लोगों को विधानसभा के अंदर भेजा है। चाहे मैंने जैसे अभी बताया कि ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है, सीएम देती है डायरेक्ट। एमएलए बनने के बाद इस विधानसभा में बहुत कम सीएम बने, बहुत ज्यादा सीएम बने, लेकिन बहुत कम लोग जो है इस जनता की सुध लेने के लिए आते हैं। तो इस चुनाव की तैयारी के लिए कैंडिडेट से ज्यादा यहाँ की जनता कर चुकी है। यहाँ की जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, वो कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि ये जो चुनाव होने जा रहा है ना, ये बहुत ही अलग चुनाव होने वाला है। इसका रीजन क्या है कि इस बार जनता ने पूरी वर्ल्ड की त्रासदी झेली है, जिसमें नई दिल्ली अछूती नहीं रही है। नई दिल्ली ने भी कोविड को झेला है और ऐसा मौका झेला है जिसमें घर में लोग बंद थे, रो रहे थे, जिंदगी का कोई किसी को भरोसा नहीं था, खाना पीना और बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए आप, जिंदगी का भरोसा नहीं था। उस भरोसे पे या उस टाइम पर सरकारों को खरा उतरना होता है, कैंडिडेट्स को खरा उतरना होता है। जो लोकल एमएलए बनाया है वो सीएम ना होकर लोकल एमएलए के तौर पे काम करना होता है। नई दिल्ली विधानसभा में हमारे एमएलए साहब, हमारे सीएम साहब श्री अरविंद केजरीवाल ने कोई सुध नहीं ली। जैसे जैसे अभी हम बड़े छोटी पार्टी के लोग हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ जनता को न्याय दिलाना है। हम जनता के बीच में रहकर न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीएम साहब ने यहाँ की जनता को बिल्कुल अनजान बना के रख दिया था। चाहे तो आप देखें, यहाँ लाशों के ढेर लगे हुए थे। कोई कोविड के टाइम पर कहीं पर भी यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि लोग एक हौसला रखें कि नहीं साहब हमारे साथ सरकार खड़ी हुई है। हमारे आपस के लोग, हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, जिसके ऊपर बहुत सारी हमारे ऊपर नो डाउट की पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बाउंडेशंस थी। उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जनता का यह जो नीड्स लोग हैं, नीडी लोग जो हैं, हम उनकी जरूरत पूरी कर सकें। आप देखिए, यहाँ कफन तक लोगों को नहीं था, एम्बुलेंस तक नहीं थी। शमशान घाट पे जब आदमी खत्म हो जाता है, एक परिवार इतने दुख भरे सदमे में होता है, उस टाइम पर लोगों की लाशें जलाने के लिए शमशान घाट तक नहीं थे। तो इससे बड़ी कोई त्रासदी होगी क्या? इससे बड़ा बुरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उस समय हमें अभी पता चल रहा है कि हमारे सीएम माननीय केजरीवाल जी अपने घर को महल बनाने के लिए लगे रहे थे। जो कहते थे कि मैं तो एक 2 रूम का फ्लैट लूंगा। उनके साथ बहुत सारे लोग इसीलिए जुड़े थे। अब देखिए आप, उनके साथ पूरी जनता जो है बहुत खिंचाव में है अंदर से और बहुत गुस्से में है उनके साथ। अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। पानी देखिए आप, जल भराव देखो, हर बारिश के अंदर हमारी दिल्ली जो है जलमग्न हो जाती है। हर रोड टूटता है, हर सीवर बहता है। आप देखिए, घर के घर बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा है और वो दोनों माँ बेटे बह जाते हैं, जो शायद पटपरगंज की घटना थी। तो ऐसी दिल्ली में त्रासदी होती है। आप देखिए, बारिश के दिनों में यमुना भर जाती है और जब मई जून जुलाई का महीना जब आता है और दिल्ली को पानी की जरूरत होती है तो यमुना सूख जाती है। आपके पास पानी नहीं होता। आप कह रहे हैं कि तमाम सारी चीजें जो है वो सही नहीं है और सही होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं होर्डिंग पोस्टरों में, आपने देखा ही होगा कि मेरा काम मेरी पहचान और मैंने काम किया, उस काम के आधार पर इस बार वोटिंग होगी। क्या कहेंगे? सर, मैं इतना कहना चाहूंगा
दिल्ली की जनता भोली है, पर इतनी भोली नहीं है अरविंद जी कि आप हर बार अपने झांसे में उनको ले लें, क्योंकि उनको झांसेबाज कहा जाता है। और झांसे के मैं आपको अभी बैठे बैठे दो चीजें बता देता हूं। अभी उन्होंने बहुत सारे दावे कर दिए, और उन दावों के साथ साथ एक दावा, जब बीजेपी कहती है कि साहब आपने काम नहीं किया, केंद्र सरकार का कोई काम बनता था वो नहीं किया, नो डाउट नहीं किया होगा केंद्र सरकार ने, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप तो काम कीजिए। क्या आप हमारे को पानी दे पाए? क्या आपने आपके अंदर में सारी सड़कें, क्या सीवर लाइन होती है, क्या आपने हमारे को अच्छी सीवरिंग व्यवस्था दे पाए? क्या आप हमारे को यहाँ पे दिल्ली में स्वच्छ हवा दे पाए? वो कहते हैं साहब, पहले तो बोलते थे इलेक्शनों में पंजाब से आती है, अभी पंजाब भी आपने जीत लिया। हरियाणा में बोलते थे हरियाणा से आती है, हरियाणा में भी अभी इतना कोई पॉल्यूशन नहीं था जो अभी आंकड़े बता रहे थे। ठीक है, अभी पॉल्यूशन की वजह से हमारे 8,000 के करीब, जो कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8,000 आदमी जो है हमारा सांस की बीमारी के कारण दिल्ली के अंदर खत्म हो जाता है। तो इसका जिम्मेदार सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जी है, क्योंकि आपको दिल्ली ने मुखिया बनाया था। अभी आतिशी जी को आपने दे दिया, आप जेल में रहकर आए हैं, आपके इतने मंत्री जेल में रहे हैं, कुछ तो बात रहे होगी, न्यायपालिका ने आपको जेल में भेजा है, कोई जनता ने थोड़ी भेजा था, जनता ने तो चुन के आपको सिरमौर बनाया था। जी जी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये नई दिल्ली जो विधानसभा है, यहाँ से अभी अरविंद केजरीवाल जी जो 3 बार के सीएम है, वहीं प्रवेश जी का नाम आज क्लियर हो गया है कि वो इस सीट से लड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ में जो शीला दीक्षित थी, उनके लड़के संदीप जी हैं, वो भी इस सीट से है, और ऐसे में आपका भी नाम आपकी पार्टी की तरफ से सुझाव में है, दिया जाना है, तो कैसा समीकरण रहेगा और क्या तैयारी करनी बाकी है अभी? देखिए सर, जो भी ये नाम है बड़े हाई प्रोफाइल नाम है। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी ने भी कोई दूध की धुली बीजेपी भी नहीं है, उसने भी कोई ऐसा खास काम यहाँ पे करके नहीं दिखाया है। पॉलिटिक्स जरूर हुई है दोनों की आपस में, लेकिन जनता का नुकसान हमेशा होता है, आया है और अभी भी हो रहा है। अभी इस वक्त जनता जागरूक है, जनता को लोकल कैंडिडेट पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट पे जनता को ध्यान देना है जो कैंडिडेट 24 घंटे उनके बीच में रहे, ना कि सीएम बनकर कभी पंजाब, कभी गोवा, कभी छत्तीसगढ़ और कभी दिल्ली, इस तरीके से सिर्फ घुमावदार राजनीति करे, या फिर पार्टी को बढ़ाने की बात करे सिर्फ अपने, चाहे वो करप्शन के मामले में हो, चाहे आप देखेंगे दिल्ली के अंदर ऐसा पॉल्यूशन अभी है। पॉल्यूशन के मामले में अरविंद केजरीवाल टोटल फेल हो गए। आप पॉल्यूशन आने से 2 महीने पहले वो बड़े दावे करते हैं, साहब हमने ये कर दिया, वैसा कर दिया, सारे दुरुस्त हो जाते हैं। ऐसे ही पानी के मामले में हमने बड़ी सुचारू व्यवस्था कर दी। मैं दिल्ली की जनता से इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने गली और मोहल्ले में 20 बच्चों का एक लिस्ट बना लीजिए, क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े? ये स्कूलों का दावा करते, पूरी दिल्ली के लिए कहूंगा मैं, क्या आपके उन 20 बच्चों में से किसी बच्चे की अच्छी जगह नौकरी लगी है? आप बिल्कुल वोट इसी पार्टी को करना। क्या आपके 25 बुजुर्ग और निकाल लीजिए अपने मोहल्ले के, 25 बुजुर्गों में से सांस की बीमारियों से कितने लोग मरे? 25 बुजुर्गों में से किसको अच्छा हॉस्पिटल मिला दिल्ली गवर्नमेंट का, जो ये हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, जो ये चिकित्सा की बात करते हैं? अगर ऐसा हो तो अरविंद को वोट देना, नहीं हो तो अरविंद केजरीवाल को खींचकर पूछना कि भैया बार बार ये झूठ का पिटारा लेकर मत आओ। क्यों? क्योंकि ये पार्टी जब बनी थी तो ये नायक फिल्म दिखाकर बनी थी कि 24 घंटे के अंदर सीएम बना के देखिए, 24 घंटे के अंदर सीएम क्या क्या चेंजेस कर सकता है। अभी ये सिर्फ ओत प्रोत की राजनीति करते हैं। ओत प्रोत क्या होता है? ये बीजेपी पे डालते हैं, बीजेपी इन पर डालती है, जनता पिसती है इसके अंदर। चाहे कितनी भी दिल्ली ने त्रासदी झेली है, सब में जनता ने झेला है, सारी जनता का नुकसान हुआ है। मैं इस जनता से यही अपील करूंगा कि पार्टी और बड़े राजनीतिक दलों को देखने की बजाय इस बार अपने उस कैंडिडेट को देखें जो गली मोहल्ले से खड़ा हो। हमारी जितनी क्षमता है, हम उस क्षमता के अकॉर्डिंग अपने ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में, न्यू दिल्ली से मैं हूं, और कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग इलेक्शन फाइट कराएंगे अपने। अभी स्क्रीनिंग चल रही है, लेकिन आपके गली मोहल्ले का जो भी लोकल किसी भी पार्टी से खड़ा हो, आप उसके ऊपर जरूर ध्यान दें, ताकि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास बड़े बड़े चंदे हैं, ये वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, ये आपको ललचाने की कोशिश करेंगे, ये अपने ऐसी एड बनाएंगे जैसे ये सिर्फ आपके लिए बने हैं, आपका बेटा भी इनके आगे फेल होगा, ये ऐसी ऐड बना के आपको देंगे। लेकिन आप इनको पहचान जाइए, इन बहरूपियों को पहचान जाइए। ये सिर्फ 2 महीने के लिए इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होंगे, उसके बाद ये सिर्फ मलाई खाने वाले लोग हैं। जो लोग कहते थे कि हम सड़क पे सोने वाले लोग हैं, जो कहते थे कि हम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, या जो राजनीतिक दल हर बात पे धरने पे बैठता था, अभी आप देखेंगे वो राजमहलों में रहने वाले लोग हैं। तो उन लोगों से आप सावधान रहिए। वो सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं, उनके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़े, बड़ी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। आपके बच्चे
आप अपने घर से लीजिए कि आपको क्या सुविधाएं मिली। आप फ्री बिजली और पानी 200 यूनिट्स ये मत देखिएगा। आप महिलाओं को जो फ्री में डीटीसी बस जो दे रखी है इन्होंने वो मत देखिएगा। क्यों नहीं देखिएगा? क्योंकि डीटीसी भी कुछ टाइम की है। आप डीटीसी का घाटा देख लीजिए, पहले ही 350 करोड़ के घाटे में चलती थी डीटीसी। मैं 2010 की बात बता रहा हूँ, कॉमनवेल्थ के टाइम की। लेकिन उसके बाद, क्योंकि मैं उसका एक कर्मचारी रह चुका हूं, उसके बाद जो दिल्ली परिवहन निगम है वह अभी आज की डेट में 1500 से ज्यादा करोड़ के घोटाले में चलती है। ये ईयरली आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको। घोटाले में या घाटे में? घाटे में चलती है। और उसके अंदर भी जब बस की खरीद फरोख्त हुई है उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। आपको एक और मैं जानकारी दूं कि जो बसें चल रही हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जिनका 120 160 रुपए पर किलोमीटर का वसूलते हैं, वो कौन लोग हैं? वो राजनीतिक लोग हैं, उन्हीं की बसें चलती हैं। तो भाइयों, आप सभी से, मेरे प्रदेश के वोटरों, आप सभी से मेरी अपील है इस चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग हैं देखें और इस बात को फैलाएं कि ये लोग वाकई में लुटेरे लोग। जीतने के बाद में अगर आपकी सीट निकलती है और आप यहाँ से दावेदार के तौर पर मजबूत होते हैं तो क्या करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? क्या उनकी डिमांड है आपसे? देखिए, नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर झुग्गी झोपड़ियां भी हैं और सरकारी कर्मचारियों की ज्यादा वो है। तो केंद्र के कर्मचारी बहुत सारे यहाँ पर हैं, जो कॉलोनियां उनकी बसी हुई हैं। तो उन लोगों को, केंद्र वालों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। उनको सिर्फ उनकी सीवर की व्यवस्था अच्छी हो जाए, उनको सांस लेने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए, और सिक्योरिटी का मुद्दा उनके लिए मेन रहता है। तो उस मुद्दे को एक लोकल कार्यकर्ता, एक लोकल कैंडिडेट, एक लोकल उनका एमएलए ही संभाल सकता है कि पुलिसिंग करवाए, बैरिकेडिंग करवाए, और जो भी यहाँ पर हमारे जो बीट ऑफिसर है उनके साथ रेगुलर उस एरिया की मीटिंग करवाई जाए, आरडब्ल्यू के साथ मिलकर काम किया जाए। तो सिक्योरिटी का मुद्दा और जो लोकल मुद्दे हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से सुलझाए जा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यही चाहता है। रही झुग्गी झोपड़ियों की बात, तो उनके मूलभूत जो अधिकार हैं सिर्फ वो लोग उसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि उनका रोजी रोटी कमाने का अपना जरिया, अपना तरीका है। तो उनकी मूलभूत में शौचालय की अच्छी सी व्यवस्था हो जाए, पानी पीने के लिए उनको स्वच्छ मिल जाए। इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं मांगते। चिकित्सा के नाम पर भी वो बेचारे हॉस्पिटलों का धक्का खाते। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको चिकित्सा के नाम पे जो ये मोहल्ला सभा का झुंझुना इन्होंने जो दिया था, वो मोहल्ला सभा ना होकर जो ओरिजिनल जो चिकित्सालय यहाँ पर है उनके अंदर उनके लिए व्यवस्था करवाई जाए, ताकि उनका वन स्टेप में विदाउट आईडी प्रूफ दिखाए उनका इलाज सुचारू रूप से हो सके। तो शैलेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद थे, नई दिल्ली विधानसभा से इस बार के दावेदार हैं अनजान आदमी पार्टी से, और अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित के साथ में सर की फाइट है। देखना ही होगा कि आगे क्या हो पाता है। बहरहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना 10 न्यूज़ नेटवर्क।